हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। दोस्तों, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है आपका बायोलॉजी। कौन सा बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने केमिस्ट्री के पूरे 2 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। वो है एक तो आपका केमिकल कंपाउंड और दूसरा है पीरियोडिक टेबल। दोनों ही हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा और फिर साथ में उसका चैप्टर भी लेते रहेंगे और बायोलॉजी को भी साथ में ही चलाते रहेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं बायोलॉजी को। आपकी आज बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास होगी दोस्तों। बायोलॉजी कौन सी? बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं जीव विज्ञान। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। ठीक है मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी जो है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और ये वर्ड कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो जो बायोलॉजी है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बायोलॉजी? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है बायोलॉजी। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी की बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है बायोलॉजी? 2 शब्दों से। कौन कौन से 2 शब्द हैं जिनसे बायोलॉजी मिलकर बना होता है? एक तो बायोज प्लस एक है लोगस। बायोज प्लस लोगस मिलकर बायोलॉजी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या होता है बायोज और क्या होता है लोगस। अगर बायोज के बारे में मैं बात करूं तो बायोज का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग होता है बायोज का मतलब कि सजीव। लिविंग मतलब सजीव। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी होता है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष आया सामने कि लिविंग के बारे में स्टडी करना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी करना किसके बारे में? लिविंग के बारे में कहलाता है बायोलॉजी। अगर बात करूं मैं लिविंग की, आपके सामने एक वर्ड आया है यहाँ, लिविंग। परिभाषा तो ये हो गई आपकी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन किसे हम सजीव बोलेंगे, लिविंग किसे हम बोलेंगे? तो लिविंग के लिए मैं कुछ शर्तें बता रहा हूँ आपको। कुछ 5 शर्तें बताऊंगा लिविंग होने के लिए। वो कौन कौन सी शर्तें हैं देखना साथियों। किसके लिए? लिविंग के लिए। लिविंग के लिए मैं कुछ शर्तें बता रहा हूँ। अगर ये शर्तें, ये जो नियम मैं बताऊंगा या कुछ शर्तें मैं बताऊंगा, अगर वो किसी में होगी तो उसे हम लिविंग बोल देंगे। देखना कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त है ग्रोथ होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? ग्रोथ मतलब कि उसमें होनी चाहिए वर्दी। क्या होनी चाहिए? वर्दी होनी चाहिए। अगर दूसरी शर्त की बात करूं तो वो उसमें होना चाहिए न्यूट्रिशन। क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब कि पोषण। पोषण करता हो, ठीक है, न्यूट्रिशन करता हो, पोषण लेता हो, कुछ भी। अगर ये 2 शर्तें हैं, तीसरी शर्त की मैं बात करूं तो वो है एक्सक्रेशन। क्या है? एक्सक्रेशन दोस्तों, मतलब कि उत्सर्जन करता हो, एक्सप्रेशन करता हो। क्या करता हो? उत्सर्जन करता हो, तो वो होगा लिविंग। अगर रिप्रोडक्शन करता हो, मतलब जनन करता हो, जनन, ये भी आपके लिविंग की शर्त है। उसके अलावा एक है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन। क्या है? श्वसन। लिविंग होने के लिए श्वसन होना भी एक अनिवार्य आवश्यकता है दोस्तों। और इसके अलावा लास्ट जो शर्त है वो है डाइजेशन। क्या? डाइजेशन मतलब कि उसमें पाचन होना चाहिए। अगर लिविंग है तो उसमें डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी होनी चाहिए। तो ये जो 6 शर्तें मैंने लिखी हैं वो हैं आपकी लिविंग की। तो आपको पता चल गया होगा मेरे दोस्तों कि लिविंग जो है उसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, कब हम किसे लिविंग बोलेंगे। ध्यान रखना, ये मैंने आपको शर्तें बता दी है लिविंग होने के लिए। तो बायोलॉजी क्या हो गया? बायोलॉजी क्या हो गया? लिविंग की स्टडी करना, सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। ये हुआ आपके बायोलॉजी के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम इसके अंतर्गत पहला चैप्टर लेता हूं सेल। उससे पहले मैं आपको
उससे पहले मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी के बारे में इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ बायोलॉजी का, कि एक्चुअल में बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेज में बांटा गया है, बायोलॉजी की स्टडी जो है कितनी ब्रांचों के अंतर्गत की जाती है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ दोस्तों। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम दो ब्रांच की बात करते हैं। कितनी ब्रांच की? दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को। कौन कौन सी ब्रांचें हैं देखना, दो ब्रांचें कौन कौन सी हैं जिसमें बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। एक तो है आपकी जूलॉजी। कौन सी है? जूलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोला जाता है जूलॉजी को। अब नाम से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक जो ब्रांच है, एक जो शाखा है आपकी, वो है बॉटनी। क्या है? बॉटनी, जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? वनस्पति विज्ञान। दो शाखा है आपकी बायोलॉजी की, एक तो है जूलॉजी और एक है बॉटनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या लिख रहा हूँ? फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अरस्तु को अरिस्टोटल बोला जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ जो जूलॉजी होगा दोस्तों, वो होगा अरिस्टोटल ही। फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे बोला गया है? अरिस्टोटल, यानी अरस्तु को ही बोला गया है फादर ऑफ जूलॉजी भी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो देखना आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी जो है वो वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टिस को बोला गया है। किसे बोला गया है? थियोफ्रेस्टिस को बोला गया है फादर ऑफ बॉटनी, वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टिस को। ये अरिस्टोटल हो गए और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टिस हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, वो ये है कि जो अरिस्टोटल हैं उनके द्वारा एक बुक लिखी गई। क्या लिखी गई? बुक लिखी गई। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया जो है वो वैज्ञानिक अरिस्टोटल के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक यानी कि पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, वैज्ञानिक अरिस्टोटल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है। और वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टिस के द्वारा भी एक बुक लिखी गई, उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टिस के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है। क्या है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये हुआ मेरे साथियों बायोलॉजी, जीव विज्ञान का क्लासिफिकेशन। देखना, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को बोला, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस को बोला, और अरिस्टोटल के द्वारा बुक लिखी गई जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, और थियोफ्रेस्टिस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है दोस्तों, आपका बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ये है। अब मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जूलॉजी में मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर का नाम है सेल। कौन सा है? सेल से हम स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी की, सेल से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो डाल दीजिए चैप्टर का नाम सेल। क्या है? सेल। और सेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अब देखना, सेल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। कोशिका जो है साथियों, वो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि कोशिका शरीर की मूलभूत
इकाई, मूलभूत इकाई होती हैं। क्या होती हैं? मूलभूत इकाई होती हैं कोशिका शरीर की। क्या होती हैं? मूलभूत इकाई। अब हमने बोल तो दिया कि जो कोशिका हैं वो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई हैं, लेकिन कैसे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मेरे साथियों। अगर एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाए, एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाए, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो किसका निर्माण करती हैं? एक से अधिक अगर कोशिकाएं मिल जाए दोस्तों तो वो निर्माण करती हैं टिश्यू का। किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं, मतलब कि ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण किया? ऊतक का। एक से अधिक कोशिकाओं ने मिलकर टिश्यू का निर्माण किया, और जो टिश्यू हैं उससे किसका निर्माण हुआ? टिश्यू से निर्माण हुआ टिश्यू सिस्टम का। किसका निर्माण हुआ? टिश्यू सिस्टम का निर्माण हुआ टिश्यू से, मतलब ऊतक तंत्र का निर्माण हुआ। किससे हुआ? ऊतक से। ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, और जो ऊतक तंत्र है उससे निर्माण होता है ऑर्गन का। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का, मतलब कि अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का। और जो ये अंग है, ये ऑर्गन है, उससे निर्माण होता है ऑर्गन सिस्टम का। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया, मतलब कि अंग तंत्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? अंग तंत्र का निर्माण हो गया। और जो अंग तंत्र है साथियों, अंग तंत्र हैं वो ही हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं साथियों? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं अंग तंत्र मिलकर। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका हैं हमारे शरीर की कैसी इकाई हैं? मूलभूत इकाई हैं। वो कैसे हैं? मैंने आपको बता दिया कि जो कोशिका हैं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई है? मूलभूत इकाई है। ये हुआ आपके पहले पॉइंट का अर्थ कि कोशिका शरीर की कैसी इकाई होती है? मूलभूत इकाई होती है। अब हम कुछ पॉइंट लेते हैं कोशिका के बारे में, वो देखना क्या क्या पॉइंट हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका है, सेल है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? सेल की स्टडी क्या कहलाती है? सेल की स्टडी क्या कहलाती है? तो जो सेल की स्टडी है वो कहलाती है साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है सेल की स्टडी। साइटोलॉजी बोलो, या इसे हम सेल बायोलॉजी बोल सकते हैं, सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं साइटोलॉजी को। तो कोशिका की स्टडी क्या हो गई? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। क्या हो गई? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी जो है वो कोशिका की स्टडी हो गई दोस्तों। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, मतलब सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी हो गई, लेकिन आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कि कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक क्या पूछ रहा है आपसे? कोशिका विज्ञान के जनक या फिर कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉबर्ट हुक। क्या होगा? रॉबर्ट हुक आपके फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाते हैं। कौन? रॉबर्ट हुक। अब बात आती है रॉबर्ट हुक के बारे में। तो जो रॉबर्ट हुक है दोस्तों, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई। क्या लिखी गई? एक बुक लिखी गई। उस बुक का जो नेम है वो क्या है? इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, एक बुक है, और उस बुक का नेम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है। अब अगले पॉइंट पे हम चलें तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? क्या फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब कि
आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक स्वानसन जो हैं उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। अब वैज्ञानिक स्वानसन जो हैं उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है, बुक का नाम क्या है? सेल। क्या है दोस्तों? उस बुक का नाम है सेल। किसके द्वारा लिखी गई? वैज्ञानिक स्वानसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो नेम है वो है सेल। क्या है दोस्तों? कोशिका। सेल इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है, कोशिका, सेल। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हुए आपके कंप्लीट। अब अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं। अगला पॉइंट जो है वो क्या है दोस्तों? देखना, अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, तो बताइए आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों कि आधुनिक भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन के रूप में पॉइंट है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मतलब कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक A.K. शर्मा। कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक A.K. शर्मा जो हैं उनको बोला जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, वैज्ञानिक A.K. शर्मा को। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सेल के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन। अब मैं कुछ दो टाइप की जो सेल हैं, डेड सेल और लिविंग सेल, उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अगर मैं बात करूं डेड सेल की, किसकी बात करूं? डेड सेल की, मतलब कि मृत कोशिका की। किसकी दोस्तों? मृत कोशिका की। अब मृत कोशिका की बात करूं तो जो मृत कोशिका हैं उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो मृत कोशिका डेड सेल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने बताया। कब बताया? 1665 में। कब बताया? 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी मृत कोशिका के बारे में सर्वप्रथम बताया। और किसमें बताया? किसमें खोज की इसकी? किसमें की खोज इसकी? कोर्क टिश्यू में। किसमें की? कोर्क टिश्यू में बताया। किसमें? कोर्क टिश्यू में। अब कैसे बताया देखना। जो कोर्क टिश्यू है, कोर्क टिश्यू को रॉबर्ट हुक ने इसमें इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखा। कोर्क टिश्यू को रॉबर्ट हुक ने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखा और उन्होंने देखा तो पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ता जो होता है वैसी संरचना दिख रही है। और उसके अलावा एक खाली रूम किसे बोलते हैं? खाली जगह को, खाली जगह जैसी संरचना दिख रही है, उसको उसने नाम दे दिया क्या? सेला। क्या बोल दिया दोस्तों? उसको नाम सेला। और उस सेला वर्ड से ही आगे जाकर सेल शब्द का निर्माण हो गया। तो देखिए दोस्तों कैसे इसने देखा कोर्क टिश्यू में डेड सेल को। कोर्क टिश्यू जो था उसको किस में रखा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में देखा तो इसने क्या पाया? उसमें दो संरचनाएं दिखाई दी। एक तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। और इसके अलावा इसको क्या दिखा? इसको दिखा एक खाली रूम क्या होता है? खाली जगह होती है। रूम दिखाई दिया। और उस रूम को ही इसने क्या नाम दिया? सेला का नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसने? सेला। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में कोर्क टिश्यू को रखा तो इसने पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिख रही है और बीच में एक खाली जगह दिख रही है, रूम, जिसे हम बोलते हैं, रूम को क्या बोलता है? खाली जगह बोलते हैं। रूम होता है ना, उसको खाली जगह बोला जाता है। और उसको नाम क्या दे दिया इसने? सेला नाम दे दिया। और सेला वर्ड से ही आगे जाकर सेल शब्द का निर्माण हो गया। किसका? सेल शब्द का निर्माण हो गया दोस्तों।
ठीक है, ये हुई आपके डेड सेल के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं लिविंग सेल के बारे में। अब बात करते हैं हम लिविंग सेल के बारे में। दोस्तों लिविंग सेल की बात करूं, अगर जीवित कोशिका की बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी यही बनता है कि लिविंग सेल की खोज का श्रेय किसे जाता है। कौन सी सेल? लिविंग सेल, मतलब कि जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की बात करें तो पहली बात आती है कि इसकी खोज किसने की, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एबी ल्यूवेनहॉक ने 1676 में, अगर 1676 लिखा हो तो भी राइट है, और कहीं बार 1674 भी राइट मान लिया जाता है। दोनों में से ऑप्शन में एक ही आएगा दोस्तों, दोनों कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्तों, 1676 भी सही है, 1674 भी सही है। अगर दोनों किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो वो आपका बोनस होगा दोस्तों। दोनों में से एक ही आता है दोस्तों, और दोनों ही राइट है। क्या है दोस्तों? दोनों ही राइट हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में जीवित कोशिका की खोज की, और किसमें की? इन्होंने बैक्टीरिया में। किसमें की? बैक्टीरिया में, मतलब कि जीवाणु में। जीवाणु में देखा किसको? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब देखा? 1676 या 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब बात आती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की। तो इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन सी पुस्तक लिखी, किस किस की खोज की, तो देखना दोस्तों। मैं अगर बात करूं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करूं तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई? एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या है दोस्तों? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर जो है वो वैज्ञानिक एंटोनी वॉन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है। और इसके अलावा जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उनने 2-3 खोज भी की दोस्तों। किस किस की खोज की इन्होंने? देखना दोस्तों, एक तो लिविंग सेल की खोज की इन्होंने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके अलावा 2-3 खोज और की दोस्तों इन्होंने की। आरबीसी की खोज। किसकी की? आरबीसी की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इसके अलावा इन्होंने स्पर्म, शुक्राणु जो होते हैं, उसकी खोज का श्रेय भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ है दोस्तों, प्रोटोजोआ की खोज का श्रेय जो है वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। ये जो खोजें हैं वो वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की हैं, और इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है। ये हुई आपकी लिविंग सेल के बारे में जानकारी दोस्तों। अब ये जो सेल थी उसके बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन हो चुका है मेरे साथियों। अब मैं थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं अगले टॉपिक की। तो वो है आपका सेल थ्योरी। क्या है साथियों? सेल थ्योरी। तो डाल दीजिए अगली हेडिंग आप, सेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। ये जो कोशिका सिद्धांत है वो आज के सेशन का आपका लास्ट टॉपिक होगा, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत की बात आती है, सेल थ्योरी की बात आती है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में एक ही आता है, किसने दी सेल थ्योरी? किसने दी सेल थ्योरी? तो दोस्तों 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1839 में 1839 में सेल थ्योरी दी। दोस्तों वो वैज्ञानिक कौन से हैं? देखना मेरे साथियों, उन 2 वैज्ञानिकों की मैं नाम बता रहा हूं जिसने सेल थ्योरी दी दोस्तों। स्लेडन एंड स्वान। 2 वैज्ञानिक हैं, स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड कौन से वैज्ञानिक हैं? स्लेडन एंड स्वान। वह स्वान 2 वैज्ञानिक हैं दोस्तों जिन्होंने सेल थ्योरी की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों? सेल थ्योरी की खोज की, या सेल थ्योरी स्लेडन एंड स्वान 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1839 में, 1839 में सेल थ्योरी स्लेडन एंड स्वान के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं अगले वैज्ञानिक की, तो सेल थ्योरी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो। क्या किया रुडोल्फ विर्चो ने? देखना मेरे साथियों, जो वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने एक सेंटेंस दिया।
सेल थ्योरी में एक वैज्ञानिक का नाम और आता है रुडोल्फ विर्चो। कौन? रुडोल्फ विर्चो। क्यों नाम आता है इनका? देखा दोस्तों, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा कि सेल थ्योरी में एक नाम और जुड़ गया, रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने एक सेंटेंस दिया, वो सेंटेंस क्या है देखना मेरे साथियों। ओमनिस सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक सेंटेंस दिया रुडोल्फ विर्चो ने। किसके लिए? सेल थ्योरी के लिए। सेल थ्योरी के लिए एक सेंटेंस दिया गया रुडोल्फ विर्चो के लिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इस सेंटेंस की, तो क्या अर्थ होता है इस सेंटेंस का? तो देखना मेरे साथियों, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती हैं उनसे किसका निर्माण होता है? उनसे ही न्यू सेल का निर्माण होता है। मतलब कि जो पेरेंट सेल होती हैं उनसे डॉटर सेल का निर्माण होता है। मतलब यही है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का निर्माण होता है। यही सेंटेंस है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसी सेंटेंस का अर्थ है दोस्तों कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का निर्माण होता है। और आपकी सेल थ्योरी भी यही बोलती है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का निर्माण होता है। अब मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में साथियों 3 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। देखना साथियों, मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूं आपको सेल थ्योरी के बारे में। ये जो 3 पॉइंट हैं वो सेल थ्योरी में दिए गए। और सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? स्लीडन एंड स्वान वैज्ञानिकों के द्वारा 1839 में दी गई मेरे साथियों। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, तो देखना मेरे साथियों, पहला पॉइंट यह है कि न्यू सेल जो है, नई कोशिका जो है, न्यू सेल arises by pre-existing सेल। मतलब क्या है इस सेंटेंस का? न्यू सेल arises by pre-existing सेल, मतलब कि जो नई कोशिका है उसका जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है मेरे साथियों। ये था आपका सेल थ्योरी का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे साथियों? देखना दूसरा पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा सेंटेंस जो है वो ये है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कि क्रियात्मक, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इस सेंटेंस का मेरे साथियों? मतलब ये है कि जो कोशिका है आपके जीवन की, कोशिका जो है आपके जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका आपके जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपके सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों। और लास्ट पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का वो देखना मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cell and product of cell। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तीसरा पॉइंट बोलता है कि सभी जो सजीव जीव हैं, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो निर्माण है कोशिका या कोशिका के उत्पादों से होता है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका या कोशिका के उत्पादों से होता है। ये बोलता है आपका सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों पॉइंट हो गए सेल थ्योरी के। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो वैज्ञानिक स्लीडन एंड स्वान के द्वारा दी गई सेल थ्योरी। कब? 1839 में मेरे साथियों। और जो रुडोल्फ विर्चो है उसका सेंटेंस था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है दोस्तों, और क्या अर्थ होता है इस सेंटेंस का? यह अर्थ होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल
से किसका निर्माण होता है, न्यू सेल का निर्माण होता है मेरे साथियों। ये हुई आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट। आज हमने क्या क्या पढ़ा मेरे साथियों, आज हमने पढ़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन प्लस सेल चैप्टर स्टार्ट किया हमने दोस्तों, और उसमें मैंने डेड सेल और लिविंग सेल के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट करा दी दोस्तों। अब आगे का जो चैप्टर है दोस्तों, आगे का इस चैप्टर में जो टॉपिक बाकी हैं वो मैं अगले सेशन में लूंगा। अगर आपको दोस्तों आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफी, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथियों।